तो देखो, अब हम जो है एसिडिटी और बेसिसिटी के तो मास्टर हो गए, ठीक है। एसिडिटी बेसिसिटी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ये हमने पिछली बार देख लिया था। तो अब आप क्योंकि मास्टर हो ही चुके हैं तो एक बड़ा आसान सा क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा ना यार। क्वेश्चन बोलता है कि आपके सामने ये दो कंपाउंड है, इन दोनों की आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। कर लो ये क्वेश्चन फटाफट से, अब तो बाएं हाथ का खेल है, 30 सेकंड में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। करो। इंडक्टिव इफेक्ट से सॉल्व हो जाएगा। जितना दूर हमारा माइनस आई वाला ग्रुप लगा है उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होने वाली है। क्यों? क्योंकि यहां पे पहले क्या होगा, H प्लस जाएगा तो O माइनस का एनायन बनेगा। वो O माइनस को स्टेबल करने के लिए मेरे को एक माइनस आई वाला ग्रुप चाहिए। ये NO2 मेरी वो जरूरत पूरी कर रहा है, मेरी नीड को पूरा कर रहा है। जितना पास NO2 होगा उतना बढ़िया इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है इंडक्टिव इफेक्ट। एसिडिक स्ट्रेंथ में हम उसको अप्लाई करते हैं। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा कि भाई जिसमें मेटा पोजीशन पे NO2 है वो ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू उससे जिसमें पैरा पोजीशन पे NO2 है। बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। यही ट्रैप है, फंस गए आप। एक्चुअल आंसर तो ये है कि पैरा ज्यादा एसिडिक है मेटा से। ओ हो केमिस्ट्री है, एक्सेप्शन आते हैं, है ना। यही बोल के हम निकल सकते हैं यहां पे। फिर आप बाद में बोलते रहोगे कि केमिस्ट्री वाले सर के पास कोई काम नहीं है, एक्सेप्शन ही बताते रहते हो। पर ऐसा नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला तरीका हमने देखा था जब सिग्मा बॉन्ड्स इन्वॉल्व थे तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात की थी। अब यहां पे क्या है कि ये बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड्स इन्वॉल्व है। तो एक तरीका यह भी होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड से डिस्प्लेस हो जाएं। और उस तरीके को पढ़ने का सबसे बढ़िया टूल हमारे हाथ में जो है वो ये टूल है, रेजोनेंस का टूल है हमारे पास, ठीक है। अभी जो रेजोनेंस है केमिकल बॉन्डिंग में हम इसको एक बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थोड़े से फ्लैशबैक में अपन जाते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में हमने क्या देखा था कि यार अगर मेरे को सेंट्रल एटम इन ओजोन में हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा। हाइब्रिडाइजेशन वगैरह हमको तब निकालना आ गया था। यहां पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि जैसे ही मैंने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला जैसे ही मैंने स्ट्रक्चर बनाया, मेरे दिमाग में एक बात आई थी कि यार अभी देखो 1 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, पर एक सिमिलर स्ट्रक्चर में बना सकता हूं ये वाला। अब कौन सा स्ट्रक्चर सही है? थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला था कि दोनों के दोनों स्ट्रक्चर ही गलत है। क्यों? क्योंकि एक रेजोनेंस हाइब्रिड का स्ट्रक्चर बनता है, इनके बीच का स्ट्रक्चर होता है वो सही स्ट्रक्चर होता है। सर ऐसे कैसे बोल सकते हो आपकी वही सही स्ट्रक्चर होता है? यार उस टाइम पे बताया था ना, वापस देखो देखो देखो, बिल्कुल देखो। कोई इंफॉर्मेशन से दूर नहीं रखूंगा मैं आपको, रीजन मिलना चाहिए। वाई क्वेश्चन ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है लाइफ में, ठीक है। ओ सिंगल बॉन्ड था स्ट्रक्चर में, ठीक है, और ओ डबल बॉन्ड ओ स्ट्रक्चर, मतलब बॉन्ड भी था, ओ डबल बॉन्ड ओ भी था। तो जो नॉर्मल ओ सिंगल बॉन्ड ओ और ओ डबल बॉन्ड ओ की बॉन्ड लेंथ होती है वो 148 पिकोमीटर और 121 पिकोमीटर की आती है। अब ओजोन के स्ट्रक्चर को वापस बुलाते हैं और उसमें हमने क्या देखा कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ O3 मॉलिक्यूल में 128 पिकोमीटर ही है। सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ आ रही है। अगर मैं ओजोन को वापस से बनाऊं तो ये मेरा ओजोन बन रहा था, ठीक है। तो एक ये सिंगल बॉन्ड और यहां पे डबल बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ, मान लो अगर मैं इसको 1 2 3 देता हूं तो 1 और 2 की बॉन्ड लेंथ कम आनी चाहिए, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। 2 और 3 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आनी चाहिए क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। पर यहां पे तो हर ऑक्सीजन के बीच की बॉन्ड लेंथ बराबर है। इसको समझाने का कोई और तरीका नहीं था, इसको समझाने का सिर्फ एक ही तरीका था, रेजोनेंस, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक में तो रेजोनेंस छोटू मोटू तरीके से काम आया था, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने सारे कंपाउंड्स में ये काम आता है कि हम इसको वापस से रिविजिट करके पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। देखो ये कौन भाई साहब है? बेंजीन। 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहां पे मैं दूसरा स्ट्रक्चर भी बना सकता हूं। 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहां पे 1.34 एंगस्ट्रॉम उसकी बॉन्ड लेंथ होती है। ये हाइपोथेटिकल है पर ये रियल नहीं है। अब हमको पता है रेजोनेंस पढ़ रहे हैं हम,
दूसरा स्ट्रक्चर भी बन सकता है जहां पे 1 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ये दो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स हमको पता है। और इनका रियल स्ट्रक्चर हमको क्या होता है कि यार रियल स्ट्रक्चर तो बेंजीन का ये ही होने वाला है जहां पे कि रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। ये रियल स्ट्रक्चर है। अच्छा, मैं ये इतनी श्योरिटी से कैसे बोल सकता हूं कि ये रियल स्ट्रक्चर है? एक तरीका तो देखो होता है बॉन्ड लेंथ नापने का। अगर मैं हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर 1 पे जाता तो वहां पे 1/6 की बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम होती, और अगर मान लो ये मैं 5 बोल रहा हूं तो 6 और 5 के बीच की बॉन्ड लेंथ कितनी होती? 1.54। एक्चुअल कितनी है? 1.39, मतलब सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के बीच की। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हो गया। दूसरे एक्सपेरिमेंटल प्रूफ आता है इसकी रिएक्टिविटी से। ठीक है, जो हाइपोथेटिकल हमारे पास स्ट्रक्चर है उसमें ऐसा होना चाहिए कि 3 कार्बन ज्यादा रिएक्टिव और 3 कार्बन कम रिएक्टिव, पर ऐसा नहीं होता। सबके सब सेम रिएक्टिव। हर जो इसके बीच में रिएक्शन होता है हर कार्बन के पोजीशन पे आइडेंटिकल होता है। तो इसका मतलब रेजोनेंस तो हो रहा है, सारे के सारे कार्बन जो है वो एकदम आइडेंटिकल बॉन्डिंग कर रहे हैं, और वो रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब रियल स्ट्रक्चर में ही एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो जो सबसे प्यारा स्ट्रक्चर है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर मैं आपसे बोलूं तो बेंजीन का स्ट्रक्चर जब हमें मिला था तो वो एक बहुत रेवोल्यूशनरी स्टेप था। 1860s में अराउंड एक साइंटिस्ट हुए जिनका अभी बहुत जल्दी मैं आपसे जिक्र करने वाला हूं। उन्होंने ये स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बनाने को रेवोल्यूशनाइज किया था बेंजीन के स्ट्रक्चर से। ठीक है, तो आगे बढ़े तो जो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट था वो हाइजेनबर्ग ने इंट्रोड्यूस किया था और पाउलिंग ने उसको डेवलप किया कुछ सर्टेन मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो रहे थे। जैसे कि ओजोन में मैं ये स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या आप इससे उसकी बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन कर सकते हो? या फिर मैं उसकी ये स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या आप इससे बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं कर सकते। आपको एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर चाहिए। तो बस कुछ मॉलिक्यूल्स जो सिंगल स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं हो सकते, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लाए हाइजेनबर्ग वही थे, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाले एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखा था, और लाए पाउलिंग। ठीक है, पाउलिंग ऐसे दिखते हैं। तो लिनस पाउलिंग ने जो है रेजोनेंस को बहुत आगे बढ़ाया, बहुत काम किया। ठीक है, तो चलो, तो अगर मैं रेजोनेंस की डेफिनेशन की बात करूं, फॉर्मली अगर हम रेजोनेंस को इंट्रोड्यूस करें तो क्या होता है? अगर एक सिंगल स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल एंड मोर देन वन स्ट्रक्चर्स आर रिक्वायर्ड देन इट इज सेड दैट मॉलिक्यूल इज शोइंग रेजोनेंस। और ये जो है डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है विद इन द मॉलिक्यूल। अब ये डीलोकलाइजेशन टर्म को समझने के लिए हम बेंजीन को वापस से बुलाएंगे। डीलोकलाइजेशन समझने का बहुत प्यारा तरीका होता है बेंजीन। अभी देखना बहुत मजा आने वाला है। उससे पहले जो लास्ट पॉइंट लिखा है इसको समझ लेते हैं। जो सारे कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेंस में उनको हम या तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऑलरेडी हम इसको इनऑर्गेनिक में केमिकल बॉन्डिंग में देख चुके हैं, फिर भी अभी भी याद रख लेंगे। ठीक है, अब अपन डीलोकलाइजेशन को समझने में कोशिश करेंगे और हम रेजोनेंस को और अच्छे से समझने के लिए बेंजीन को बुलाएंगे। चलो बेंजीन को बुला लेते हैं। बेंजीन फॉर्मूला है C6H6। अभी अपन क्या करते हैं, थोड़े पुराने जमाने में जाते हैं जब हमको ये नहीं पता कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। एक तो ये इमेजिन करना ही बहुत मुश्किल है आपके लिए, क्योंकि अब तो आपको स्ट्रक्चर पता है। अब उन साइंटिस्ट के बारे में सोचो जिनको बेंजीन के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो वो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने ओपन चेन बना के 6 कार्बन बना लिए। ठीक है, अब उन्होंने इसके DU से आप ये निकाल सकते हो कि इसके अनसैचुरेशन 4 है। ठीक है, ये कैलकुलेट हम आसानी से कर सकते हैं। तो उन्होंने देखा यार 4 मल्टीपल बॉन्ड मेरे को लगाने हैं, तो क्यों ना मैं इसको 1 2 3 4 मल्टीपल बॉन्ड लगा दूं। अब मैं हाइड्रोजन काउंट करता हूं, तो यहां पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, 4 हो गए, और 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे। फिर क्या किया, इस कंपाउंड के साथ जो है हमने रिएक्शन करवाना शुरू किया एक्सपेरिमेंटली। फिर से हमको यहां पे क्या दिखा, बेंजीन में ये मिला सारे कार्बन इक्विवेलेंट है। इसमें तो ये वाला कार्बन sp3 है, ये वाला कार्बन sp है, ये वाला कार्बन sp2 है, मतलब इनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। तो ये स्ट्रक्चर तो हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। अच्छा, फिर एक और ट्राई हुआ और वो ये ट्राई था कि यार एक काम करते 2 ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं। वापिस से ये प्रॉब्लम, sp
sp3, साफ हो गया मामला। फिर कुछ और साइंटिस्ट है, उन्होंने कुछ फैंसी से डरावने से स्ट्रक्चर बनाने शुरू किए। वो स्ट्रक्चर थे ये दोनों। यहां पे भी वही प्रॉब्लम है, इतना लंबा बॉन्ड 2 कार्बन पे साइक्लोहेक्सेन में, अगर मैं इसको 1 2 3 4 5 6 बोलूं तो ये वाला जो बॉन्ड है ये बहुत लंबा है। ये स्ट्रक्चर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कोई भी रिएक्टिविटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सिमिलरली इस वाले स्ट्रक्चर के साथ भी यही हुआ। तो जो है, अब मैं आपको जो इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं जिन साइंटिस्ट से, उनको एक्चुअली सपने में आया था बेंजीन का स्ट्रक्चर। एक्चुअली सपने में आया था बेंजीन का स्ट्रक्चर। आप अगर गूगल करोगे केक्यूल ड्रीम तो आपको बहुत बढ़िया सा उसका एक्सप्लेनेशन मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, एक बार सबको पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो बेंजीन C6H6 इन 2 तरीके से एग्जिस्ट करता था अकॉर्डिंग टू केक्यूल। तब तक रेजोनेंस का फंडा नहीं आया था। उन्होंने बोला यार या तो 1,6 के बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा या 1,6 के बीच में सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। 2 स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, इस तरह से एग्जिस्ट कर सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बात समझ आई? अब देखो मजेदार बात, अब हमको पता है कि यार ये दोनों स्ट्रक्चर गलत है क्योंकि इसका तो हाइब्रिड बनेगा। और केक्यूल के ड्रीम के बारे में आप पढ़ ही लोगे, तो ये दोनों स्ट्रक्चर उनको कैसे आए ये आपको पता लग जाएगा। वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस वो एक फैसिनेटिंग स्टोरी है। हम इमेजिनेशन के लिए कोई और तरीका यूज करेंगे, ठीक है। तो इनको केक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। इनको क्योंकि केक्यूल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ये हम उन साइंटिस्ट के लिए, हमारे मन में बहुत इज्जत है तो उनको नाम देने के लिए इनको केक्यूल स्ट्रक्चर्स बोला जाता है। उन्होंने इन्वेंट किए थे, ठीक है। अब बेंजीन ऐसा नहीं दिखता। बेंजीन कैसा दिखता है? उसके हाइब्रिड की तरह दिखता है। उसका हाइब्रिड कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। तो अब हम ये ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड से बीच के गोले तक पहुंचे कैसे? बहुत प्यारी सी प्रॉब्लम है, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। कैसे पहुंचे? तो चलो पहले क्या करते हैं कि हम इसकी ऑर्बिटल पिक्चर देखते हैं। ऑर्बिटल पिक्चर देखने से हमारे दिमाग में क्लियर होता है कि यार बॉन्डिंग हो कैसे रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स कहां कहां घूम रहे होंगे, ऑर्बिटल में घूम रहे होंगे, ठीक है। चलो शुरू हो जाते हैं। ये मैंने दोनों स्ट्रक्चर बना लिए और इन दोनों स्ट्रक्चर की मैंने ऑर्बिटल पिक्चर को बनाया, ठीक है। ये जो लाइन है ये सिग्मा बॉन्ड बना रही है, मतलब ये सिग्मा बॉन्ड वाली बॉन्ड है। और आपको तो पता ही है कि अब क्या होगा कि कार्बन के पास जो p ऑर्बिटल है वो हमारे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, मान लो कि अगर मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस ये x है, ये x है, तो वो खुद को y प्लेन में, मतलब y एक्सिस के अलोंग अलाइन कर लेंगे और साइडवेज ओवरलैपिंग से बॉन्डिंग करेंगे। डबल बॉन्ड ऐसे ही बनता है, VBT को याद करेंगे, ठीक है। तो अब हम डबल बॉन्ड बना लेते हैं, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा। तो अगर मैं मार्क करूं यहां पे 1 6, ये 5, ये 4, ये 3, ये 2। सिमिलरली 1 6 5 4 3 2। इस स्ट्रक्चर में 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। यहां पे भी 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड बना कैसे? पैरेलल p ऑर्बिटल, दोनों झुके 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 और ये ओवरलैपिंग हो गई। जैसे ये ओवरलैपिंग हुई बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक बॉन्ड तो सिग्मा ऑर्बिटल का यहां पे बना हुआ है ही सही इस प्लेन में, और दूसरा बॉन्ड ये जो p ऑर्बिटल मिले इनके कारण बन गया, तो 2 बॉन्ड बन गए। सेम कहानी 4 और 5 के बीच में हो रही है, 3 और 2 के बीच में हो रही है इस वाले स्ट्रक्चर में। इस वाले स्ट्रक्चर में देखूं तो सेम कहानी 6 5 के बीच में हो रही होगी, 1 2 के बीच में हो रही होगी और 3 4 के बीच में हो रही होगी। तो यही केक्यूल को लगा कि हाँ अब लाइफ सेट है। दोनों जब मैं हमारे स्ट्रक्चर्स को ध्यान में रखूंगा तो एक बार 1 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, एक बार 1 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड आ रहा है। तो कुछ कुछ बीच का रास्ता निकाल के सारे के सारे कार्बन इक्विवेलेंट हो जाएंगे। पर ऐसे थोड़ी ना होता है, 2 स्ट्रक्चर एग्जिस्ट ही नहीं करते। यहां पे भी कार्बन की प्रॉपर्टी अलग अलग दिख रही है। केक्यूल का उनके जमाने में इसके लिए कोई जवाब नहीं था। इसका जवाब कैसे मिला ये देखते हैं। इसको अपन इमेजिन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो इसका इमेजिनेशन करने का मेरे को बहुत प्यारा तरीका लगता है। आप ये मान लो कि ये सिग्मा बॉन्ड तो बन गया हमारे, ठीक है, और हमने क्या किया कि p ऑर्बिटल्स को चेयर से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो हर एटम का एक p ऑर्बिटल होगा जो कि y प्लेन में होगा। तो जैसे ये 6 एटम का py ऑर्बिटल है, तो ये 6 का py, ये किसका है? ये 5 का py, सॉरी ये 1 है, तो ये 1 का py, ठीक है। सिमिलरली इधर भी, तो
अब हमको दिख रहा है। अब देखो, अब अगर मैं इसकी पिक्चर बनाऊं केक्यूल स्ट्रक्चर की, तो वो कैसे बनेगी ये देखते हैं। चेयर पे कौन आके बैठेगा? बॉन्ड कौन बनाता है? इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है। तो चेयर पे कौन बैठेगा? इलेक्ट्रॉन बैठेगा। तो अपन चेयर पे इलेक्ट्रॉन को बिठाते हैं। ये मेरे दोनों स्ट्रक्चर आ गए। क्या बात है, 1 और 6 के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ये जो हमने पैरेलल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनाया था वो बन गया। ये दोनों पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहां पे ये पाई बॉन्ड बन गया 1 और 6 के बीच में। इस स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड किसके बीच में बना? 5 और 6 के बीच में बना। तो ये जो है हमारी चेयर की एक वो होगी। अब देखो, अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये बड़े ही खुश मिजाज टाइप के लोग होते हैं, इधर से उधर कूदते रहते हैं, कूदते रहते हैं, कूदते रहते हैं। आप सबने म्यूजिकल चेयर तो खेला ही होगा, पक्के से खेला होगा। अब एक बार अपन इलेक्ट्रॉन की दुनिया में जाके इमेजिन करते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन को सामने वाली चेयर खाली दिख रही है। किसने रोका है इनको सामने वाली चेयर पे कूदने से? इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसने रोका यहां कूदने से? इन 2 इलेक्ट्रॉन को किसने रोका यहां कूदने से? किसी ने नहीं। तो इनफैक्ट ये यही करते रहते हैं, एक चेयर से दूसरी चेयर, दूसरी चेयर से तीसरी, तीसरी से चौथी, चलता रहता है। देखना चाहोगे कैसे चलता है? आ जाओ, चलो। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यहां तक हमको पहुंचना है। म्यूजिकल चेयर से मिलेगा जवाब, तो देखते हैं। आहा, कूद गए, फिर से कूद आते हैं, कूद गए, फिर से कूद आते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि ये तो बड़ी स्लो स्पीड में म्यूजिक चल रहा होगा, जब ये इतनी धीरे धीरे चल रहा होगा। इलेक्ट्रॉन जो है बड़े फुर्तीले होते हैं, वो बड़ी फटाफट 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 घूमते हैं। तो जो एक्चुअल में हो रहा होता है उसको अब अपन देखते हैं। स्पीड बढ़ाएं, बढ़ाते हैं, थोड़ी और, थोड़ी और। अब जो रियलिटी में होता है हम उसकी तरफ पहुंच रहे हैं। ये बहुत स्पीड में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर कूदते रहते हैं। तो देखो स्पीड बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। म्यूजिकल चेयर में मजा आने लग गया है, एकदम एंड होने वाला है म्यूजिकल चेयर का। तो इनफैक्ट ये इतनी इतनी जल्दी जल्दी घूमते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि वो इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी कार्बन के ऊपर एक रिंग बना के घूम रहे हैं। इसीलिए बेंजीन के स्ट्रक्चर में बीच में रिंग बनती है। बात समझ आई? इसीलिए जो बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है वो हमको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे कि बीच में रिंग बनी हुई हो। ठीक है, अब ये मैं क्या लेके आया आपके सामने? ये मैं आपके सामने लेके आया एक्चुअल ऑर्बिटल की पिक्चर। हमको 2 जवाब ढूंढने हैं। ठीक है, पहला जवाब तो कि यार वो अपने ही ऑर्बिटल में पड़े रहे, उनको कूदने की क्या जरूरत पड़ेगी। देखो पूरी दुनिया में कभी भी मोशन होता है तो हमको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। इलेक्ट्रॉन को अगर एक चेयर से दूसरी चेयर पे कूदना होगा तो उसको कहीं से तो एनर्जी लानी पड़ेगी, और अगर हमको किसी को एनर्जी देनी पड़ती है तो वो फेवरेबल प्रोसेस नहीं होता। एनर्जी रिलीज करने के लिए सारे मॉलिक्यूल बनते हैं। तो एक तो आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए कि सर आपने म्यूजिकल चेयर तो खिला दिया, एनर्जी कहां से आई? इलेक्ट्रॉन को तो पैसे भी नहीं मिल रहे। तो उस एनर्जी का मैं आपको जवाब दूंगा। दूसरी बात कि एक ऑर्बिटल से दूसरी ऑर्बिटल पे कूद कैसे गए? मान लो एनर्जी भी फेवरेबल हो गई, सब हो गया, पर एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल पे गए कैसे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इस पिक्चर से आपको मैं समझाने वाला हूं। देखो मान लो ये मेरे 2 पी ऑर्बिटल है, इनके बीच में तो बॉन्डिंग हो रही है। तीसरा पी ऑर्बिटल यहां पड़ा है। तो अगर ये 1 2 3 है तो 2 से 3 में कूदे कैसे? ठीक है, तो इन दोनों के जवाब हमको ये जो हमारा स्ट्रक्चर है यहां से मिलने वाले हैं। तो चलो अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है ये ऐसे कैसे एक्सप्लेन कर रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो हर पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। अच्छा, बचपन में मान लो पतंग उड़ाने का अगर किसी को शौक हो तो वो वैसे ये एग्जांपल आराम से समझेगा। नहीं भी है तो उससे पूछना जिसको पतंग उड़ानी आती है। ठीक है, आपकी छत दूसरे की छत से कनेक्टेड है, तो आपकी छत पे जो पतंग आई वो तो आपकी है, पर दूसरे से कनेक्टेड है उसकी छत पे भी पतंग आई तो आप उसकी छत पे भी जाके पतंग लेके आ सकते हो। इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि यार छत कनेक्ट होनी चाहिए। अब बेंजीन में क्या होता है कि सारे पी ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप कर लेते हैं,
सारे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। देखो इसको अपन अगर नंबरिंग दे, ये 1 और पी ऑर्बिटल, जो 1 कार्बन का पी ऑर्बिटल, 2 कार्बन का ये 6 था, ये 5, ये 4, ये यहां पे इसमें नाम लिख देते हैं 3, इसको हम बोलेंगे 2। अब देखो 1 2 3 4 5 6 सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो इलेक्ट्रॉन हर जगह जा सकता है। तो ये तो अपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ कि इलेक्ट्रॉन जा कैसे रहे। तो उसके लिए रास्ता किसने बनाया घूमने का? अपन ने 2 क्वेश्चन पूछे थे। अब पहले क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि यहां पे एनर्जी कहां से आई, एनर्जी कहां रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में। तो इसके लिए फिर से आपको इलेक्ट्रॉन बनना पड़ेगा। बन जाओ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए होता है? इलेक्ट्रॉन को चाहिए होता है कोई न्यूक्लियस, कि यार कोई न्यूक्लियस मिलेगा, मैं उसके पास जाऊंगा, एनर्जी रिलीज होगी, मॉलिक्यूल बनेगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी लाइफ में, बहुत बढ़िया। पर इलेक्ट्रॉन के मन में एक डर भी होता है कि मान लो मैं तो हूं, पास में दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन भी आ गया, अब वो रिपल्शन मारना शुरू कर देगा। रिपल्शन मारेगा तो फिर से क्या आएगा? स्टेबिलिटी कम, एनर्जी बढ़ेगी, रिपल्शन लग रहा है। यहां पे एक्चुअली यही चल रहा है। देखो जब हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हम कुछ इस तरह से बनाए, जब ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, तो अगर मैं इसको 1 6 5 4 3 2 बोलूं, तो अब 1 और 6 कार्बन को इमेजिन करो, उसमें आप दिमाग लगाओ थोड़ा सा। जो 1 और 6 कार्बन है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड बन रहा है, वो मेरे को बात समझ में आई। और जो 1 और 2 कार्बन है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम वापस से बना लेते हैं। तो जो 1 और 2 कार्बन है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अब इनके पी ऑर्बिटल आपस में कनेक्टेड है। अब आप ये सोचो, एक बार दिमाग लगाओ कि अगर ये जो डबल बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन है ये 1 और 2 तक भी पहुंच सकते तो रिपल्शंस कम हो जाएंगे ना। पहले 6 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जो डबल बॉन्डेड वाले एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, पाई बॉन्ड वाले, वो बेचारे 1 और 6 के बीच में रह पा रहे थे, या 5 और 4 के बीच में रह पा रहे थे, या 3 और 2 के बीच में रह पा रहे थे। अभी 3 और 4, 5 और 6, 1 और 2 के बीच में जगह बाकी है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन वहां पहुंच गए तो देखो अभी भी कार्बन के न्यूक्लियस जो इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो उतने ही है। 1 और 6 वाले जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो 1 और 6 के बीच में रहे या 1 और 2 के बीच में रहे, अट्रैक्ट करने वाले तो उनको अभी भी 2 ही न्यूक्लियस है, पर रिपल्शंस कम हो गए। क्यों? क्योंकि उनको घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल गई। अगर घूमने के लिए ज्यादा जगह मिल गई तो उनका एक दूसरे से डिस्टेंस बढ़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस एक दूसरे से बढ़ गया पर न्यूक्लियस से नहीं बढ़ा, तो अट्रैक्शन उतना ही है, रिपल्शन कम हो गया, इसीलिए वो डीलोकलाइज हो जाते हैं। एक जगह इकट्ठे होने में कोई फायदा नहीं है, लड़ाई झगड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के बीच में। जितना दूर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से रहेंगे मॉलिक्यूल उतना खुश रहेगा। इसलिए उसने क्या बोला, उसने अपने सारे पी ऑर्बिटल को कनेक्ट कर लिया कि अब मैंने तुम्हारे आने जाने के लिए रास्ता बना दिया, एक दूसरे से दूर रहो, घूमते रहो। तो ये डीलोकलाइजेशन हुआ। ये डीलोकलाइजेशन का मतलब होता है, इसीलिए आपको बहुत जगह स्टेटमेंट सुनने को मिलेगा कि डीलोकलाइजेशन से एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आई कि डीलोकलाइजेशन में ऐसा क्या जादू है कि एनर्जी रिलीज होती है। इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से दूर रह रहे हैं, रिपल्शन कम हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है रेजोनेंस के कारण। सो रेजोनेंस इंक्रीजेस स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब ये आपके लिए सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है याद करने के लिए, ये आपके लिए एक समझने की चीज है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो क्या रेजोनेंस हर कंडीशन में हो सकता है? नहीं, हर कंडीशन में तो कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ कंडीशंस आपको मीट आउट करनी पड़ती है रेजोनेंस कराने के लिए। वो क्या होती है? तो अपन देखते हैं कंडीशन फॉर रेजोनेंस, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन कि सिस्टम प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर से मेरा क्या मतलब है? प्लेनर से मेरा मतलब यह है कि सारे पी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करने की जगह मिलने चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब सिस्टम प्लेनर होगा। अब मेरे इलेक्ट्रॉन को एक छत से दूसरी छत पे कूदना है। अब 2 छत का लेवल, अभी तक तो ऐसा है, तो इलेक्ट्रॉन इस छत से इस छत पे आ जाएगा। एक छत को मैंने यहां कर दिया, कूदा के बताओ यहां से यहां तक कैसे कूदेगा? स्पाइडरमैन थोड़ी ना। तो इजी पाथ देने के लिए प्लेनैरिटी होना चाहिए। जैसे ही वो आउट ऑफ प्लेन गया तो एनर्जी बैरियर बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन को ज्यादा लंबी छलांग लगानी है तो वो रेजोनेंस को इनहिबिट करता है। सिस्टम को तो प्लेनर ही होना पड़ेगा।
ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि सिस्टम कॉन्जुगेशन में होना चाहिए है। ठीक है, कॉन्जुगेशन का मैं आपको मतलब समझाता हूं। दो छत है, यहां से आप कूद सकता है, मैंने दो छतों को अलग अलग कर दिया, बीच में खाई आ गई, कैसे कूदेगा? नहीं कूद सकता। कॉन्जुगेशन होना चाहिए, बात समझ आई? ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होने चाहिए। तो जो डबल बॉन्ड वाला है वो सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड वाला डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये चलता रहेगा खेल। इलेक्ट्रॉन जोर जोर से घूमते रहेंगे और फिर हम उसका रिंग बना के रेजोनेंस हाइब्रिड बना के खुश हो जाएंगे। जैसे ही मैंने कॉन्जुगेशन तोड़ा, अब कुछ नहीं हो सकता भैया। अब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन पे, मतलब दूसरे की जगह पे कूद नहीं सकता। ठीक है, इसको अपन ऑर्बिटल पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं। अभी थ्रू आउट कॉन्जुगेशन है। अब यहां पे क्या हुआ कि जो मैंने डबल बॉन्ड बनाया, मतलब ये पिक्चर तो ऐसी है, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बढ़िया, इलेक्ट्रॉन कूद सकते हैं इधर से उधर, छतें कनेक्टेड है। यहां पे क्या हो गया प्रॉब्लम कि कनेक्शन टूट गया है। जैसे अगर मैं बोलूं 1 6 5 4 3 2, 1 6 5 4 3 2, तो जो डबल बॉन्ड है वो ऑल्टरनेट है, 1 6 5 4 3 2। 1 6 वाला डबल बॉन्ड 6 5 पे शिफ्ट हो जाएगा, 6 5 ऐसे चलता रहेगा खेल। यहां पे क्या है कि 1 और 6, इसके बाद 6 और 5 पे सिंगल बॉन्ड है, 6 5 सिंगल बॉन्ड और 5 4 सिंगल बॉन्ड। यहां पे कॉन्जुगेशन टूट गया। कॉन्जुगेशन जैसे ही टूटा, अब रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा। रेजोनेंस होना बंद हो जाएगा तो फिर स्टेबिलिटी चली जाएगी। तो रेजोनेंस होने के लिए ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होना जरूरी है, या फिर कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। कॉन्जुगेशन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के अलावा भी और तरीका होता है, वो अब हम आगे थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, वो देखने से पहले अपन एक बात देख लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं रेजोनेंस के। ठीक है, चलो, पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, हाइपोथेटिकल होता है। जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, रियल स्ट्रक्चर सिर्फ हाइब्रिड होता है। नेचर में आपको बेंजीन हाइब्रिड फॉर्म में मिलेगी, ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड के फॉर्म में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो रियल स्ट्रक्चर है वो हाइब्रिड ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम जिसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। आपको आपसे शॉर्ट फॉर्म RH देखने को मिलेगा रेजोनेंस हाइब्रिड के लिए। आगे बढ़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? रेजोनेंस फिनोमेना हाइपोथेटिकल है, ये हमारा समझने का एक टूल है। नेचर तो जैसा है वैसा है, हम समझने के लिए रेजोनेंस को यूज करते हैं। दूसरी बात, जो रेजोनेंस हाइब्रिड है, मैंने आपको बोला था रेजोनेंस हाइब्रिड को RH से फॉर्म करें, मतलब बोलेंगे अपन, वो वेरियस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है उनकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस हाइब्रिड उसके जैसा ही ज्यादा दिखेगा। इसके लिए रूल्स होते हैं, ये भी अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी अगर समझ में भी ना आए तो टेंशन की बात नहीं, अभी अपन एक बेसिक ओवरव्यू ले रहे हैं रेजोनेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स का। ठीक है भाई, रेजोनेंस डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट है। इसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या देखा था कि यार 3 कार्बन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट की पुंगी बच जाती है, उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। रेजोनेंस में क्या होता है कि अगर 100 छतें कनेक्टेड है तो मैं 100 की 100 छत पे आराम से घूम सकता हूं, एक छत से 100वीं तक जा सकता हूं और इफेक्टिवनेस में कम नहीं आएगी। वहां पे पतंग पड़ी है तो मैं वो भी लेके आ जाऊंगा। इंडक्टिव इफेक्ट की तरह नहीं है कि 3 के बाद इफेक्टिवनेस कम हो गई। ठीक है, तो ये रेजोनेंस की खास बात है। यहां से मेरे को 50वीं छत भी कनेक्टेड दिख रही है तो मैं वहां भी चला जाऊंगा, टेंशन की बात ही नहीं है, और इफेक्ट भी कम नहीं होगा। तो ये रेजोनेंस का बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है, ये आपको ध्यान में रखना है। फोर्थ पॉइंट क्या बोलता है कि रेजोनेंस इंट्रामोलिकुलर फिनोमेना है, एक मॉलिक्यूल के अंदर होता है, दूसरा इंटरमोलिकुलर नहीं है। मतलब 2 मॉलिक्यूल के बीच में रेजोनेंस नहीं होता आपस में ही। मतलब अगर मैं आपसे 2 बेंजीन रिंग अगर बना दूं तो ये आपस में ही रेजोनेंस कर रही होंगी। मतलब ये अपने अंदर ही रेजोनेंस कर रही होगी, 1 और 2। 1 के अंदर रेजोनेंस हो रहा है, 2 के अंदर रेजोनेंस हो रहा है। 1 और 2 के बीच में रेजोनेंस कभी नहीं हो सकता। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि रेजोनेंस के कारण पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिक्रीज्ड, सो स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड। अब मेरे को आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, इसका तो हमने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ही नहीं होता, इसके अलावा भी और होते हैं। तो अपन अब टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेटेड सिस्टम को देखते हैं और रेजोनेंस की समाप्ति करते हैं, इसके बेसिक्स की। फिर हम देखेंगे कि ये रेजोनेंस जो है कैसे मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाता है, कैसे उनकी एसिडिटी, बेसिसिटी और अलग अलग प्रॉपर्टीज पे इफेक्ट डालता है। चालू हो जाए।
सबसे पहला तो पाई पाई कॉन्जुगेशन, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे होने चाहिए। अगर दो पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रॉन ऑफ वन पाई बॉन्ड आर ट्रांसफर टूवर्ड्स अनदर पाई बॉन्ड। ये पहले टाइप का कॉन्जुगेशन हुआ, जैसे कि हमने बेंजीन में देखा। अब इसके थोड़े और एग्जांपल करते हैं नॉन बेंजीन वाले। जैसे कि आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसमें एक बड़ी प्यारी सी चीज हो सकती है, क्या कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो 1 2 3 4, तो जो 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट हो सकता है 2 3 के बीच में। तो 3 4 वाला किस पे शिफ्ट हो सकता है? 3 4 वाला जो पाई बॉन्ड है उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे के पूरे 4 कार्बन पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो 1 कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए, 4 कार्बन तक पहुंच गए, ठीक है, एक छत से दूसरी छत पे चले गए। तो 1 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 4 कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये इसका एक पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है। अभी मैं सिर्फ पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूं, स्टेबिलिटी की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पॉसिबिलिटीज की, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर एक और हो गया। पर यहां पे दोनों कार्बन इक्वली स्ट्रांग है, 1 वाला कार्बन 4 वाला कार्बन। तो इसका रिवर्स प्रोसेस भी तो हो सकता है कि 4 वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन गिर के कूद कूद के 1 वाले तक चले जाए, मतलब रेजोनेंस उल्टी डायरेक्शन में हो जाए, 4 से 1 की तरफ। तो एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है जिसमें 1 पे माइनस है और 4 पे प्लस है। अब आपके सामने अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है कहीं पे भी, तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है कि आप इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओ। तो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो जितने भी कार्बन है सबको सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। अब देखो यहां पे मैं क्या देख रहा हूं, अगर मैं स्ट्रक्चर इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं और इसको 3 बोलूं, तो 1 में जो डबल बॉन्ड है वो 1 2 और 3 4 के बीच में है। 2 में जो डबल बॉन्ड है वो 2 3 के बीच में है, और जो 3 में डबल बॉन्ड है वो भी 2 3 के बीच में है। तो इनमें क्या हो रहा है कि जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो 1 2 के बीच में भी आ रहा है, 2 3 के बीच में भी आ रहा है, 3 4 के बीच में आ रहा है। तो उसको आप डॉटेड लाइन से शो कर दो। जहां जहां पे भी डबल बॉन्ड कैरेक्टर पहुंच रहा है, जो जो भी कॉन्जुगेशन में है, आप उनको डॉटेड लाइन से शो करो, जैसे कि मैंने यहां किया। तो ये सेकंड स्टेप हुई। सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड बनाए, फिर जहां जहां डबल बॉन्ड पहुंच रहा है उसको डॉटेड लाइन से शो किया, फिर किस पे कौन सा चार्ज आ रहा है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव भी चार्ज आएगा हाइब्रिड में। तो क्योंकि देखो स्ट्रक्चर अगर मैं 1 की बात करूं तो उसमें पूरा न्यूट्रल है, स्ट्रक्चर 2 में बात करूं तो माइनस प्लस है, और स्ट्रक्चर 3 में बात करूं तो माइनस प्लस की पोजीशन अलग अलग हो चुकी है। इसका मतलब कभी भी पूरा चार्ज किसी एक पे नहीं है। तो इसलिए हम, क्योंकि यहां पे एकदम मतलब कार्बन नंबर 1 2 3 4, 1 पे डेल्टा नेगेटिव भी आया था एक केस में, 1 पे डेल्टा पॉजिटिव भी आया था एक केस में, सिमिलरली 4 पे भी डेल्टा नेगेटिव आया था और डेल्टा पॉजिटिव भी आया था। तो इस केस में जहां पे कि 1 पे माइनस और प्लस दोनों आ रहे हैं, हम 1 के ऊपर डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस दोनों लिखेंगे। ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का तरीका होता है। जब आगे और एग्जांपल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे पास ये है, पिछली बार क्या था कि कॉन्जुगेशन में जो एटम थे, कार्बन और कार्बन थे, दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब दोनों इक्वली शक्तिशाली। यहां पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन आ गया। अब शक्तिशाली कौन है? इलेक्ट्रॉन के मामले में ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहां पे मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि अगर मान लो मेरा ये 1 कार्बन, ये इसको अपन एक काम करते हैं, IUPAC के अकॉर्डिंग नंबरिंग करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपसे ये नहीं बोल सकता कि 3 कार्बन के इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन, वो 3 की तरफ टूट जाए, ऑक्सीजन पे तो पॉजिटिव चार्ज आ जाए और कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। इस पॉसिबिलिटी के होते हुए कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ सकता है, ऑक्सीजन ऐसा होने ही नहीं देगा, उससे इलेक्ट्रॉन खींचने का दम सिर्फ फ्लोरीन में, तो ऑक्सीजन ऐसा नहीं होने देगा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि वो सिर्फ एक ही पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने देगा जिसमें कि 2 3 बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन 3 से 2 की तरफ टूट रहे हैं और 1 के साथ जो ऑक्सीजन अटैच है उसके पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे आ रहे हैं। तो जब मैं इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाऊंगा तो ऑक्सीजन पे आएगा माइनस चार्ज और कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और जो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा उसमें भी ऐसे होने वाला है। तो ये मैंने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, ऑक्सीजन पे क्या आया माइनस, कार्बन पे आया प्लस, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड ड्रॉ करो, टाइम लो, स्टेप्स टू बी फॉलोड,
सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाओ, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिखाओ, फिर जिस पे जो सा चार्ज आ रहा है उसको डेल लगा के शो करो। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। स्टेप नंबर 1, सिंगल बॉन्ड बनाओ। ठीक है सर, सिंगल बॉन्ड बना लिए। स्टेप नंबर 2, जहां जहां पे भी डबल बॉन्ड पहुंच रहा है वहां पे डबल बॉन्ड, पार्शियल डबल बॉन्ड लगाओ। ठीक है सर, यहां पे पहुंच रहा है, यहां पे लगा दिए। चार्ज का पोलराइजेशन किस तरह से, मतलब चार्ज किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे जा रहा था तो इसको मैं डेल नेगेटिव बोलूंगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे आ रहा था तो इसको मैं डेल पॉजिटिव बोलूंगा, क्योंकि पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, टेंडेंसी क्या है, चार्ज फ्लो की टेंडेंसी क्या है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आने की है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने की है, तो डेल प्लस कार्बन को मिलेगा, डेल माइनस ऑक्सीजन को मिलेगा। ठीक है, अब आपको इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बनाने हैं और रेजोनेटिंग हाइब्रिड भी बनाना है, दोनों काम आपको ही करने हैं। अच्छा, इसमें पता है मजेदार बात क्या है, मैं आपको सीधा रेजोनेटिंग हाइब्रिड से चालू करता हूं, उसमें मजा पता चलेगा। ज्यादातर बच्चे जो करते हैं वो ऐसा करते हैं, CH3 यहां तक बहुत बढ़िया चलता है काम, C सिंगल बॉन्ड C, 5 एटम थे, 5 एटम बना दिए। ठीक है, अब डबल बॉन्ड लगाना शुरू करते हैं, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा, बिल्कुल आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहीं तक जा रहा है। ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो ये बॉन्ड इधर टूटेगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, यहां पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। और यहां पे एंड में एक माइनस चार्ज आ जाएगा, इधर एक प्लस चार्ज आ जाएगा। इसका अभी मैं स्ट्रक्चर बताऊंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं ये कि जब ये इस तरह से बॉन्ड शिफ्ट होंगे तब क्या बनेगा, देखो CH3 CH पे प्लस, यहां पे डबल बॉन्ड, एक H और यहां पे CH2 माइनस, ये इसका एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड, मतलब एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनेगा। मैं बोल देता हूं नहीं, बस चोल दो, ऐसे कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कोई नहीं बनेगा, यहां पे तो सब कार्बन ही है, किसी के बीच में लड़ाई नहीं है, ऑक्सीजन जैसा ताकतवर थोड़ी ना है कि सिर्फ माइनस इसी वाले कार्बन के ऊपर आएगा, इस वाले कार्बन के ऊपर क्यों नहीं माइनस आ सकता। मैं बोलूंगा यार मान लो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो इसमें एक ही डायरेक्शन में क्यों हो रहा है, सिर्फ एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बन रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये हमारे CH3 भैया प्लस I इफेक्ट से पूरे इलेक्ट्रॉन फ्लो को सामने की तरफ धकेल रहे हैं। अगर अब मैंने गलती से 1CH2 मतलब 1 वाले कार्बन और 2 वाले कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उनको इधर तोड़ दिया तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड 3-4 के बीच का इधर टूट जाएगा। CH3 पहले से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इस वाले कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव कार्बन पे प्लस I इफेक्ट वाला ग्रुप लगा है। नेगेटिव कार्बन को कौन स्टेबलाइज करता था, जिसपे कि माइनस I ग्रुप लगाओ। तो मैं यहां पे कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि प्लस I इफेक्ट वाला अपने इलेक्ट्रॉन देखे उस कार्बोकेटायन को स्टेबल कर देगा। तो यहां पे सिर्फ एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो कि हमारे काम का है। ऐसे तो आप फिर कितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते रहो। ठीक है, तो इसका हाइब्रिड क्या बनेगा, इसका हाइब्रिड बनेगा कि यहां पे तो आ जाएगा डेल प्लस और यहां पे आ जाएगा डेल माइनस, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा। ये हमारा पहले टाइप का कॉन्जुगेशन हुआ, पाई पाई कॉन्जुगेशन। अगले कॉन्जुगेशन पे जाते हैं, लोन पेयर पाई कॉन्जुगेशन। इफ वन लोन पेयर एंड वन पाई बॉन्ड आर इन पैरेलल ऑर्बिटल देन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ लोन पेयर आर डीलोकलाइज्ड थ्रू पाई बॉन्ड। लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स भी डीलोकलाइज हो सकते हैं, वो क्यों नहीं होंगे, उनका तरीका है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, न्यूक्लियस होते रहेंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, चलो ये एग्जांपल है। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, C के और C के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों जो है आपस में इधर से उधर घूम सकते हैं। तो अगर अब मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो वो क्या बनेगा, ये लोन पेयर इधर गिरे तो यहां पे तो डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये इधर टूट जाएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड OH प्लस। आगे बढ़ने से पहले अब मेरे को आपसे एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछना है। वो सवाल क्या है कि इस वाले ऑक्सीजन का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताना, जरा सोचो।
अच्छा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा सर? बहुत सिंपल है, ओ है, 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर है, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, नंबर ऑफ लोन पेयर 2, टोटल हाइब्रिडाइजेशन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर 2 + 2 4। गलत जवाब, आधों को आपको आ भी होगा, मोस्टली लोगों का आ गया होगा। क्यों? क्योंकि ये वाला जो लोन पेयर है ये तो अब ऑक्सीजन के पास है ही नहीं, ये तो डीलोकलाइज हो गया है, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया है, तो ये वाला लोन पेयर तो है ही नहीं। तो नंबर ऑफ लोन पेयर्स 1, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, तो 1 s और 2 p मिलके बनेगा sp2। तो ये वाला ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ना कि sp3। बात समझ में आई? ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत प्यारा सा कंसेप्ट है। अब CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 माइनस, इस कार्बन के पास भी इफेक्टिवली एक लोन पेयर हो गया है। अब तो ये लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन वाला ही केस है। यहां पे क्या होगा, ये वाला जो माइनस चार्ज है वो इस तरफ गिरेगा और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ गिरेंगे। तो अगर मैं रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊंगा, पहले रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाते हैं फिर रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, तो यहां पे हो जाएगा CH2 फिर माइनस और यहां पे डबल बॉन्ड CH2। ये क्या बन गया? ये इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अब रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाना हो तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, दोनों पे डबल बॉन्ड आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड। दोनों केस में आपको माइनस चार्ज किस पे दिख रहा है? अगर मैं नाम दूं 1 2 3, 1 2 3, तो 1 पे माइनस आ रहा है इस केस में 3 पे माइनस आ रहा है, तो दोनों में यहां पे डेल नेगेटिव आएगा। एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज था 1 पे, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में माइनस चार्ज था 3 पे, तो दोनों पे आ माइनस ही रहा है, तो यहां पे अब अपन दोनों बार डेल नेगेटिव लगाएंगे। ठीक है, बात समझ में आई आपको? और क्योंकि ये एक आयन है तो हम इसका चार्ज स्पेसिफाई करने के लिए भी -1 ऊपर लगाएंगे। ये समझने की बात है। तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात मेरे को आपसे करनी है। मान लो मेरी ये सिचुएशन है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नाइट्रोजन का मेरे को हाइब्रिडाइजेशन बताओ। ऑक्सीजन वाला केस आपको याद है, आपको पता है कि मैं आपके मजे ले रहा हूं, तो आप फटाफट से क्या बोलोगे, सर इसका लोन पेयर तो इसके साथ है ही नहीं, ये टोटल मिला के 3 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 तो ये बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, 1 बना रहा है कार्बन के साथ, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन यहां पे sp2 है। मैं बोलूंगा एकदम सही बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक और ट्रिकी सवाल पूछूंगा, वो क्या है? वापस से मैं ये लेके आता हूं आपके सामने। ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? मान लो बॉन्डिंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जो है वो एक्स है, ठीक है, और ये वाला जो कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड है ये पी वाई के बीच में बना है। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है कि जो ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर है उनमें से कौन सा लोन पेयर डीलोकलाइजेशन में जाएगा? देखो, ऑक्सीजन ने अपने जो px है उससे तो सिग्मा बॉन्ड बना लिया होगा और s से भी सिग्मा बॉन्ड बना लिया होगा, उसके पास बचे क्या? 2 लोन पेयर, एक py में पड़ा होगा, एक pz में पड़ा होगा। तो हमने क्या बोला था कि प्लेन में होने चाहिए। तो अगर py वाले पाई ऑर्बिटल्स के साथ कॉन्जुगेशन करना है तो लोन पेयर भी py वाला ही आना पड़ेगा। pz वाला तो आउट ऑफ प्लेन है, वो कॉन्जुगेशन कर ही नहीं सकता, कॉन्जुगेशन नहीं कर सकता। तो कौन सा वाला लोन पेयर डीलोकलाइज रहेगा? py वाला रहेगा। अगर 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 हमेशा नहीं होता ये भैया, अगर जो कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड बना है वो जो पाए है वो py के बीच में बना है, तो ठीक है, ये एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कॉन्जुगेशन में। नेक्स्ट कॉन्जुगेशन है पाए वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। ठीक है, क्या होता है कि अगर एक वेकेंट ऑर्बिटल और एक पाई बॉन्ड एक दूसरे के पास में आ गए, पैरेलल ऑर्बिटल्स में आ गए, तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाएंगे वेकेंट ऑर्बिटल की तरफ। एग्जांपल से समझना बेस्ट तरीका होता है, समझते हैं। ये एग्जांपल है, यहां पे क्या हुआ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जब ये वाले पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होकर इस तरह से चले जाएंगे। क्वेश्चन है, जा क्यों रहे?
कार्बन कार्बन भाई बंधु है, भाईचारा है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3। कार्बन 3 गरीब है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दुखी आत्मा है। 1 और 2 के बीच में, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उनको भी थोड़ा सा रिपल्शन लग रहा होगा पाई इलेक्ट्रॉन्स में, उनको भी अपनी दुविधा दूर करनी है। ये सिचुएशन एकदम लव स्टोरी की तरह है। 1 और 2 को अपने इलेक्ट्रॉन भेजने थे डीलोकलाइज करने के लिए, 3 के पास तो एक्यूट कमी थी इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या होगा, बड़े मजे से जो है वो आपस में इधर से उधर इलेक्ट्रॉन्स को घुमाते रहेंगे। तो पाई वेकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन भी हो सकता है, ये हमने देख लिया। अगला है पाई फ्री रेडिकल। देखो, कार्बोकेटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, उसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। फ्री रेडिकल 7 इलेक्ट्रॉन है, पर हर आदमी को, हर एलिमेंट को करने होते हैं 8। तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट अगर स्पीशीज है तो ये जो 2 पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, कूद के दूसरी छत पे जाएंगे, फ्री रेडिकल वाली पे जाएंगे। पर इसमें जो हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं वो इंटरेस्टिंग होता है। कैसे होता है देखते हैं। एक फ्री इलेक्ट्रॉन एक पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन पे हो तो ये हो जाएगा जैसे कि ये। अब यहां पे मैंने कोई नए टाइप के एरो बनाए। पहले जो मैं एरो बना रहा था उसके सर पे दोनों तरफ से सिंग लगे हुए थे, ठीक है। यहां पे सिर्फ एक ही लगा हुआ है, ऐसा क्यों है? अरे यहां पे क्योंकि होमोलिटिक क्लीवेज हो रहा है ना, पूरा का पूरा चार्ज नहीं जा रहा, एक ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है। मतलब अगर मान लो इसको हम इलेक्ट्रॉन की पिक्चर में देखें तो इस कारण, अभी मैं हाइड्रोजन उड़ा रहा हूं, हाइड्रोजन की वैलेंसी हम अपने हिसाब से लगा लेंगे। यहां पे क्या हो रहा है, ये सीन है, इसको भी अपन, और इस कार्बन पे ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, बढ़िया चल रहा है। अब देखो 1 2 3, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड बनना है। अब अगर मैंने इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां भेज दिया, इस इलेक्ट्रॉन को भी यहां भेज दिया, तो इस सिस्टम में 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। ऐसा हम कर नहीं सकते क्योंकि यहां पे फ्री रेडिकल है। तो सिर्फ जो यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 1 और 2 के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, ये 1 ये 2 ये 3। एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया किसके पास, 1 के पास। एक इलेक्ट्रॉन उठ के गया किसके पास, 2 के पास। तो 2 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, 3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन, मिलके बॉन्ड बना लेंगे। तो डबल बॉन्ड कहां शिफ्ट हो गया, 2 और 3 के बीच में। फ्री रेडिकल कहां पे आ गया, 1 के बीच में। तो जब हम फ्री रेडिकल के केस में कॉन्जुगेशन दिखाते हैं तो हम एक सींग वाला एरो करते हैं, या फिर इसका एक फैंसी नाम भी होता है। ये जो एरो है इसका नाम होता है फिश हुक एरो। कभी आप फिशिंग करने जाओगे तो जो हम पानी में डालते हैं कांटा, उसमें क्या होता है कि सिर्फ एक तरफ से ही हुक निकला होता है, उसी से मछली पकड़ाई में आती है, इसलिए इसका नाम वहां से आया फिश हुक एरो। वैसा दिखता है ये, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन हुआ पाई बॉन्ड के साथ। एक और लास्ट बचा है, उसमें क्या है, लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज। एक डोनर, उसके पास पड़ा है लोन पेयर, एक एक्सेप्टर, वो क्या है, करीब है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। इनके बीच में भी कॉन्जुगेशन हो जाएगा, प्रोवाइडेड प्लेनरिटी हो, कॉन्जुगेशन तो हो ही जाएगा। तो अगर एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज एडजेसेंट एटम्स पे है तो इलेक्ट्रॉन ऑफ लोन पेयर आर ट्रांसफर्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि ये केस CH2+ OH, O के पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन, CH2+ के पास लेने के लिए इलेक्ट्रॉन, तो डबल बॉन्ड तो बनेगा। डबल बॉन्ड अगर बनेगा तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ऐसा। बस, तो ये 5 तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं, पाए पाए, लोन पेयर पाए, फ्री रेडिकल वाला, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज वाला, और पाए बॉन्ड कार्बोकेटायन वाला, या फिर पाए बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज वाला। ठीक है, तो 5 हो गए। तो ये 5 तरह के कॉन्जुगेशन हमको दिमाग में होने चाहिए कि इस कंडीशंस में कॉन्जुगेशन हो सकता है।